इतनी हिट होने के बाद भी एनिमल मूवी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। चलो ये तो अपनी अपनी पसंद है, पर इसे समाज के लिए शराब कहना या फिर इसका ऐसी गलतियां गिना के मजाक बनाना जो गलतियां है ही नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाता है। तो भाई लोग एनिमल OTT पर आ गई है और तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसी डिटेल्स ढूंढ के निकाली है जो शायद तुमने नोटिस नहीं की होगी, या फिर इंटरनेट पर उसे डायरेक्टर की गलतियां कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। और वही पे बंदर पर भी प्रूफ के साथ बात करेंगे, क्योंकि उसकी कहानी को लेकर सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन OTT वर्जन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है एकदम इसके दांतों की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। My father is the best father in the world. Don't ever go there. तो चलो पहले बंदर पर ही आती है। इसने साला बहुत कंफ्यूज कर रखा है। ओके, तो मूवी के स्टार्टिंग में 2056 की टाइमलाइन में हमें बूढ़ा रणविजय एक बंदर की कहानी सुनाता है, और इस सीन में भी अपनी जीजा के साथ झगड़ा करते वक्त रणविजय फिर से बंदर की कहानी का जिक्र करता है, जिसको लेकर मेरे प्रजाति के सभी जीव ये थेरीज बना रहे हैं कि ये बंदर वाली कहानी कॉमन है बलबीर के फैमिली में। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग है। जो कहानी फिल्म के स्टार्टिंग में रणविजय ने सुनाई थी, अगर तुमने नोटिस किया है तो उसमें बंदर काफी ज्यादा चालाक होता है, यहाँ तक कि मंत्री को भी उल्लू बना देता है। लेकिन इस सीन में रणविजय ये कहता है, इसको बंदर की कहानी पता है, जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। बहादुरी और बेवकूफी में सिर्फ एक बंदर का फर्क है। यहाँ वो क्लियरली एक बेवकूफ बंदर की बात कर रहा है। और अगर तुमने भी मेरी तरह बचपन में परियों की कहानियों वाली किताबें पढ़ी है तो तुम्हें ये कहानी पता होगी। दरअसल इस कहानी में राजा जंगल से एक बंदर महल में ले आता है और उसे तलवार देकर अपनी सेवा में रखता है। लेकिन एक दिन मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। बंदर उसे भगाने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं भागती। अब बंदर गुस्से में तलवार निकाल कर उस पर हमला कर देता है। मक्खी सोते हुए राजा की नाक से उड़ती है और राजा की नाक कट जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, बेवकूफ को कभी अपने आसपास मत रखो, खास करके ऐसे काम के लिए जिसमें गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। और इसलिए रणविजय वरुण को बंदर और बलबीर को राजा कह रहा था, वजह उसने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। खैर अब तुम्हें बंदर को लेकर चीजें क्लियर हो गई होगी। और हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि वो चालाक बंदर की कहानी भी उसने माहौल को हल्का बनाने के लिए ही सुनाई थी, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं था। पर इस सीन में डायरेक्टर ने बंदर वाली कहानी का जिक्र इसीलिए किया था ताकि रणविजय के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया जा सके। मतलब उसे ऐसे दिखाया गया है कि वो हर बार कहानी से चीजों को एक्सप्लेन करता है। डिटेल नंबर 2, वैसे क्या तुमको पता है कि इस फाइट सीन के बाद जब रणविजय सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो उसे वापस पहले जैसा होने में 6 महीने लगते हैं। पहले 3 महीने उसे हार्ट नहीं मिलता और वो फूल के गुब्बारा हो जाता है, और हार्ट मिलने के बाद उसे फिर से पहले जैसा होने में और 3 महीने लगते हैं। ये सब हमें आबिद और जोया की बातों से पता चलता है। लेकिन सिर्फ यही डिटेल नहीं है, बल्कि इसमें और 2 डिटेल भी छुपी हुई है जो कई लोगों के डाउट भी दूर करेगी। सबसे पहले तो हमें रणविजय को इस मोटे अवतार से सीधा बॉडी बिल्डिंग वाले अवतार में दिखाया जाता है, और नीचे उसके हार्ट ट्रांसप्लांट की डिटेल्स भी दी होती है। अब ये सब तो ठीक है, पर वो इतनी जल्दी स्लिम कैसे बना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम इस फिल्म को देखा था तो मैं सोच रहा था साला कहीं हार्ट के साथ इसकी चर्बी तो नहीं काट दी। लेकिन इसका जवाब डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली इस सीन में दिया है। जब जोया रणविजय से मिलने आती है तो उसका भाई कहता है, जोया का नहीं रणविजय का भाई कहता है कि ये हार्ट जो है इसके मंगेतर का है और ये पिछले 3 महीने से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है। यानी हार्ट ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो चुके हैं और इसलिए रणविजय इतना फिट दिख रहा है। वही दूसरी तरफ सोचने वाली बात ये भी थी कि जब रणविजय पूरी तरह से इंजर्ड था तब अबरार ने उस पे हमला क्यों नहीं किया, तब वो आसानी से उसे मार सकता था। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि 3 महीने तक आबिद ने अबरार को पता ही नहीं चलने दिया कि उसका भाई मर गया है, वरना सच कह रहा हो रणविजय और बलबीर दोनों का राम नाम सत्य हो जाता। खैर उसके बाद रणविजय को हार्ट मिल जाता है, इसलिए अबरार एक नया प्लान बनाता है और ठीक हार्ट मिलते ही जोया को रणविजय को मिलने भेजता है। भाई लोग डायरेक्टर की टाइमिंग देख रहे हो, छोटी से छोटी चीज की टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखी है, जबकि ज्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। डिटेल नंबर 3, ये एक्चुअली में एक सवाल है कि अजीज का असली चेहरा कैसा होगा। अब क्योंकि हमने अजीज का असली चेहरा तो देखा है नहीं, हमने क्लाइमैक्स में उसे सीधे रणविजय के चेहरे के साथ ही देखा था, तो ये सवाल काफी लोगों के मन में था। और उसके साथ एक सवाल और भी था कि क्या शाहिद कपूर हमें एज अजीज दिख सकते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। एनिमल पार्क के अनाउंसमेंट के बाद से ही इंटरनेट पर ये बातें चल रही है कि शाहिद कपूर हमें एनिमल पार्क में दिखने वाले हैं। कोई कह रहा है कि वो एज अ कबीर सिंह हमें एनिमल पार्क में दिखने वाले हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो हमें अजीज का रोल करते दिखेंगे। देखो यार, कबीर सिंह पर
अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कबीर सिंह इसमें कभी नहीं आने वाला। तो चलो सीधा अजीज पर बात करते हैं कि उसका असली चेहरा कैसा होगा। तो इस बारे में भी हमें मूवी में पहले से ही हिंट दिए गए हैं। जब रणविजय कैलाश नाम के एक आदमी को बलबीर का बॉडी डबल बनाता है तो उससे पहले उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है। कई सारे लोगों में कैलाश ही वो होता है जिसकी बॉडी टाइप बलबीर से मैच होती है, और अगर तुम इसे देखोगे तो इसका चेहरा भी काफी हद तक बलबीर से मिलता है। अब इन चीजों से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। दरअसल डायरेक्टर ने पहले ही बड़े चालाकी से बॉडी डबल बनाने की प्रोसेस हमें बता दी है, और उस प्रोसेस के हिसाब से सिर्फ उसी इंसान को तुम्हारा बॉडी डबल बनाया जा सकता है जिसकी बॉडी टाइप तुमसे मैच होती हो और उसके फेस का शेप तुमसे मिलता जुलता हो। यानी कि अजीज का चेहरा भी रणविजय से काफी मिलता जुलता होगा, और क्योंकि वो दोनों कजन्स है तो चेहरे मिलना सेंस भी करता है। यानी कि शायद के अजीज होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन पब्लिक में बहुत दम होता है भाई। अगर पब्लिक की डिमांड रही तो ये हो भी सकता है। डिटेल नंबर 4, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि रणविजय सामने वाले की बातों को या इमोशन को उसके बोलने से पहले ही समझ लेता है। जैसे जब गीतांजलि उसके बाप के बारे में बोलती है और वो गुस्सा हो जाता है और आगे जाने लगता है, तब गीतांजलि उसे पीछे से हक करती है और माफी मांगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं रणविजय उसे छोड़ के ना चला जाए। और इस बात का सेंस भी बनता है भाई, एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आई है, उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है और शादी भी सिर्फ दोनों ने ही की है। वहाँ तीसरा कोई और नहीं था, एक पंडित था, तो वो उसे इजीली छोड़ के जा सकता है। और अक्सर अमीर बाप के लड़के यही कहते हैं, और उसके दिल की ये बात रणविजय समझ लेता है। तभी वो उसे कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। जबकि ध्यान देने वाली बात ये है कि गीतांजलि के सॉरी बोलने पर उसका डायलॉग कुछ और होना चाहिए था, जैसे कि ठीक है समझ गया या फिर जाने दो, ऐसा कुछ। उसके बाद सेम उसका जीजा हरामी है, ये बात भी उसे रीत की शादी के वक्त ही पता होती है, जबकि वो तब एक बच्चा होता है। इसका जिक्र वो अपनी छोटी बहन से बात करते वक्त करता है। वही इतने झगड़े में भी उसे ये पता होता है कि उसकी छोटी बहन वरुण के छोटे भाई के साथ चैटिंग कर रही है। वही भी इस सीन में भी गीतांजलि जब ये नाइट ड्रेस पहनती है तो वो पहले ही समझ जाता है कि उसने ऐसा किसी और के कहने पे किया है। वो उसे सीधे सीधे कह देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। और वहीं पे जब बलबीर उसके भाइयों को पिंड वापिस जाने को कहता है तब वो उसे आकर ये कहता है, पापा जब आपको गोली लगी थी आप 66 के थे, बट आई ट्रस्टेड यू विल बी ऑलराइट एंड यू बिकेम ऑलराइट। आई एम 36, यू डोंट ट्रस्ट मी। जबकि उसे ये कहना चाहिए था कि आपने इन्हें वापिस जाने को क्यों कहा, पर रणविजय ये पहले से ही समझ जाता है कि उसके बाप को उसके बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। और भी ऐसे कई मोमेंट है जहाँ रणविजय चीजों को पहले ही प्रेडिक्ट करता है। वैसे यार सच में ये पावर मेरे को भी चाहिए। डिटेल नंबर 5, ये भी एक सवाल ही है, और मैं श्योर हूँ कि मूवी देखने के बाद ये सवाल सभी के मन में घूम रहा था कि क्या रणविजय भी जोया से प्यार करता है। अब देखो हम ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जोया विजय को फंसाने आई थी और खुद फंस गई। बंदी को रणविजय से इश्क वाला लव हो गया, पर क्या अपना अल्फा भी जोया के प्यार में गिरा या फिर नहीं? और इसका जवाब है यस। देखो रणविजय भले ही कितना भी ना कहे, लेकिन मूवी में ऐसे कई मोमेंट आए हैं जो ये दिखाते हैं कि वो उससे प्यार करता है। सबसे पहले तो अपने भाइयों के मोबाइल और जुबान पर जोया को भाभी 2 बनाना, जबकि वो उन्हें भी जोया कहने की इजाजत दे सकता था, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे ना। अगर वो ये नाटक के लिए करता तो उसका नंबर भाभी 2 करके सेव नहीं करता, जबकि वो जानता था कि बहुत दिन जोया के साथ रहने के बाद गीतांजलि उसके भाइयों का मोबाइल चेक जरूर करेगी। दूसरा हिंट, काम होने के बाद भी अपने भाइयों को उसे इज्जत से जहाँ जाना चाहती है वहाँ छोड़ के आने को कहता है। साला मैं तो कहता हूँ कि इसी की वजह से ये दोनों खामखा मारे गए। जोया कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी, उसे पैर थे, वो जैसे आई थी वैसे अकेली चली जाती, लेकिन नहीं, इसे अपना प्यार दिखाना था। इसके चक्कर में इन दोनों को अजीज ने बहुत ही बुरी तरह काटा भाई। खैर तो तीसरा हिंट ये है कि जब गीतांजलि उन दोनों के झगड़े के बीच जोया को मारने को कहती है तब बंदा साफ मना कर देता है। और मैं तुम्हें नोटिस करवा दूं कि ये वही रणविजय है जिसने अपने बाप के नाम पे 300 से ज्यादा लोग मारे, जिसमें उसका जीजा भी था, और जोया भी उसके बाप को मारने के प्लान में शामिल थी। वो बस इसका घर टूट रहा था, पर फिर भी वो जोया को नहीं मारता। अच्छा चलो कंफर्म करने के लिए तो मैं एक डिटेल और बताता हूँ। जब गीतांजलि और उसका झगड़ा चल रहा होता है तो गीतांजलि उसको कहती है कि क्या तू उससे भी सेक्स के बाद वैसे ही चिपक के सोया जैसे मुझे चिपक के सोता था। और इस सीन में तुम अपनी आंखों से देखो, साला सच में सो रहा है बे। अगर नाटक करता तो ये ना करता। डायरेक्टर ने हमें सीधा हिंट दिया है कि रणविजय को जोया से प्यार हो गया है। डिटेल नंबर 6,
रणविजय अपने बाप को लेकर इतना डेस्परेट क्यों होता है? अब देखो यार, इसका जवाब तो खुद रणविजय के पास भी नहीं होता। वो खुद लास्ट में कबूल करता है कि वो खुद नहीं जानता कि वो अपने बाप से इतना प्यार क्यों करता है, लेकिन मूवी हमें इसका जवाब बहुत ही अच्छे से देती है। देखो, किसी को अगर हम चाहते हैं और वो हमें ना मिले तो उसके लिए हमारे दिल में चाहत तो और बढ़ जाती है। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है और बेचारे रणविजय के साथ भी यही होता है। हर बच्चे की तरह वो अपने बाप को चाहता तो है, पर बदले में उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिलता। इस सीन में वो कहता है कि 3rd ग्रेड के एग्जाम के बाद वो पहली बार अपने पापा से मिलने वाला था, लेकिन वो मिल भी नहीं पाया। और उसके बाद वो जब गन लेकर कॉलेज जाता है तो उसे अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो फिर से अपने बाप के बर्थडे पर वापस आता है, लेकिन उसी दिन उसकी जीजा की वजह से उसके बाप के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो फिर से गीतांजलि से शादी करके अमेरिका चला जाता है। अबरार को मारने से पहले वो कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में अपने बाप के साथ एक दिन भी नहीं बिताया। और आखिर में इस सीन में भी वो खुद अपने बाप से कहता है कि मुझे बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनी लाइफ से बस यही चाहिए था। और भाई लोग, ये सभी चीजें क्लियर करती है कि रणविजय अपने बाप से इतना इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे अपने बाप से प्यार कभी मिला ही नहीं। नंबर 7, एनिमल को जितना ट्रॉल जूते चाटने वाले सीन से किया गया उससे ज्यादा मजाक इस बात के लिए उड़ाया गया कि मूवी में इतना खून खराबा होने के बाद भी पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। साला ये सवाल कभी जॉन विक की फिल्मों को तो नहीं पूछा जाता। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात तो ये है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी बारीकी से एनिमल मूवी को बनाने के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इतनी छोटी मिस्टेक कर सकते हैं? चलो छोड़ो यार, सीधा डिटेल पर आते हैं। ओके, तो पहले सीन में जब रणविजय अपने जीजा वरुण को मारने जाता है तो उसका भाई उसे कहता है कि सारे इलाके में जैमर्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कोई अगले 1 घंटे तक वीडियो कॉल तो छोड़ो, कॉल भी नहीं कर सकता, यानी पुलिस को कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब दूसरी लोगों की ये शिकायत है कि इस सीन में इतनी ज्यादा गोलियां चली, इतना खून खराबा हुआ, लेकिन कोई भी पुलिस नहीं आया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो रणविजय का खुद का होटल था और अगर तुम इस फाइट सीन को देखोगे तो एक भी कस्टमर नहीं दिखेगा क्योंकि उस दिन हथियारों की डील थी फ्रेडी के साथ। तो मे भी रणविजय ने होटल को बंद कर रखा हो और अगर कोई बाहर का इंसान था ही नहीं तो कंप्लेंट कौन करेगा। वही दूसरी तरफ जब बलबीर का बॉडी डबल खुले में मारा जाता है वहाँ पुलिस को दिखाया गया है। और सबसे जरूरी बात, बलबीर इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके बर्थडे पर खुद सीएम उसके घर आता है। तो जरा सोचो, क्या पुलिस रणविजय का कुछ भी बिगाड़ पाएगी? वैसे इसका हिंट भी हमें पहले ही दिया गया था। जब रणविजय गन लेकर कॉलेज जाता है तब उसका बाप उसे कहता है कि तू मेरी वजह से बचा है और वो कहता है खींच लो अपना हाथ, मैं जेल चला जाऊंगा। यही सेम डायलॉग वो लास्ट में भी मारता है और ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करती है कि 300 लोगों को मारने के बाद भी कोई पुलिस क्यों नहीं दिखी, क्योंकि भाई उसके बाप के पास बहुत माल है, मंत्री वंत्री सब उसके जेब में है। देखा बेटा, अमीरी के यही फायदे हैं, इसलिए कहता हूँ लड़कियों का चक्कर छोड़ो और पैसे कमाओ। रुको, इमोशन के चक्कर में मैं गलत फिल्म में घुस रहा था। खैर, तो ये थी वो डिटेल्स और सवाल जो मैंने मूवी में नोटिस किए। वैसे तो और भी कई दहासों डिटेल्स मैंने नोटिस की है, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, तो बाकी चीजों के लिए पार्ट 2 का वेट करो। बाकी ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और कौन सी डिटेल तुम्हें पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।